करने वाले हैं इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक प्रोविडेंट फंड। आई नो इट्स अ बिट लेट बिकॉज ये फाउंडेशन वाले बच्चों के ऑडियो रिवीजन्स चल रहे हैं बिजनेस लॉज के, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पॉज हो गया था हमारे इनकम टैक्स की सीरीज़ में। बट हम फटाफट क्विक रिवीजन अपनी स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो आज का टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। देखो, कुछ लोग ना मेरे जैसे होते हैं जिनको पैसे बचाने की बिल्कुल आदत नहीं है, पैसे आए और गए, ठीक है। तो मेरे जैसे लोगों को जब तक ये नहीं करेगा ना कोई कि कुछ पैसे अपने पास रख लेगा कोई, है ना, मेरे या मेरी मम्मी रख लेगी या मेरे पापा कि हाँ तू दे दे, तेरे से नहीं रखे जाएंगे, तब तक मैं तो पैसा नहीं बचाने वाली अपना, ठीक है। चाहे उसके बाद वही खर्च कर दे, पर मैं अपना पैसा नहीं बचाऊंगी जब तक मेरे पैसे कोई रख ना ले अपने पास, या फिर मैं कहीं ऐसी जगह डाल दूँ जहाँ से मेरे को मिले नहीं। ओके, तो ऐसा ही हमारी क्या होता है एम्प्लॉयज़ के केस में होता है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं तो वो बेचारे घर बार में अपना सारा पैसा खर्च देते हैं ना। किसी की बीवी ले जा रही है, किसी के बच्चे ले जा रहे हैं, ठीक है। कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो खुद ही पैसा खर्च देगा, मैं किसको दूँ, मैं क्यों दूँ, ठीक है। तो अपने पे ही पैसा खर्च कर लिया। अब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जी जो है उसने सोचा कि कुछ भला इनका भी कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी तो करती है गवर्नमेंट भला, तो उन्होंने सोचा इनका कुछ भला कर देता हूँ, और एक काम करते हैं, इनकी सैलरी में से कुछ पार्ट काट के प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, किसी फंड में डाल देते हैं, और उसका नाम उन्होंने प्रोविडेंट फंड रख दिया, ठीक है। तो इनकरेज करने के लिए सेविंग्स एम्प्लॉयज़ की गवर्नमेंट ने क्या किया, सेटअप किए वेरियस काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी है उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है, ठीक है, वो क्या है प्रोविडेंट फंड में डाल दी जाती थी। और कभी कभी हमारा एम्प्लॉयर भी जो था वो कंट्रीब्यूट कर देता था, ठीक है। तो वो जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती थी विद इंटरेस्ट वो क्रेडिट हो जाती थी किसके अकाउंट में, एम्प्लॉय के। ओके, और वो पेमेंट उसको कब मिलती थी, ऐसे नहीं कि हाँ सेविंग करी तो महीने महीने बाद, नो, वो सेविंग्स उन्होंने रखी है जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद के लिए, कि ठीक है बेचारा बुढ़ा ही हो गया, उसके घर में कोई रहा ही नहीं है ना, बच्चे बुच्चे छोड़ के चले गए, उसका कौन करेगा। तो उसने अपने लिए ही सारे क्या कर लिए, पैसे जमा करने के लिए जमा करके रख लिए, ठीक है। किसने हेल्प करी उसकी, गवर्नमेंट ने वो सारी स्कीम लगाई कि हाँ भाई पीएफ में कुछ तो भाई तू सेविंग करके रख ले, तेरे साथ ऐसा हो गया तो तू क्या करेगा, ठीक है। और या तो ये रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, या फिर हो सकता है एम्प्लॉय को अगर निकाल दिया जॉब से, या फिर वो खुद निकलना चाहे ना कि मेरे को नहीं करनी जॉब, मैं नहीं करूँगा, तो उस वक्त क्या है उसका जितना भी पीएफ का अमाउंट होगा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आता है, अगर एम्प्लॉय मर गया फिर किसको देंगे भाई, बेचारा एम्प्लॉय सारे उसने इतना काम करा, पैसे उसके रह गए, तो उसके जो लीगल हायर्स होंगे उनको मिल जाएगा, ठीक है। उसके घर में जो भी आगे होंगे उनको मिल जाएगा। एसपीएफ क्या है पहले समझ लो कि ये क्या क्या है। एसपीएफ आपका क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये देखो जो आपका एसपीएफ है ना वो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फंड है। ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1925 थ्रू प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1925, ठीक है। इस फंड को क्यों बनाया गया था, ताकि हम प्रमोट कर सके सेविंग्स को अमंगस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ताकि हमारे प्यारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कुछ सेविंग्स अपने पास रख सकें, गरीब ही ना हो जाएं पूरे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा ये फ़ंड जो है वो मेंटेन कौन करता है, जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि रेलवेज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकल बॉडीज़, इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो, अगर एसपीएफ में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एम्प्लॉयर की होगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट होगा पीएफ पे वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लम्प सम अमाउंट अगर कोई रिसीव होता है दैट इज़ रिफंड ट्रांसफर्ड बैलेंस ऑफ यूआरपीएफ टू आरपीएफ, ठीक है, तो वो हमारा फुली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो फंड है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अब इसमें अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी देन वो जितना भी फंड होगा गवर्न किया गया हुआ, ठीक है, वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर की होगी तो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पीएफ होगा तो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 9% ऑफ सैलरी, अगर लम्प सम अमाउंट रिसीव होगा तो वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कौन से फंड है, जो हमारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बोथ क्या है हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है।
तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एम्प्लॉयर की होगी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इंटरेस्ट होगा तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर हमारा लंपसम अमाउंट रिसीव हुआ होगा तो इन केस ऑफ रिफंड तो हमारा टैक्सेबल पोर्शन जो होगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन सैलरी इनकम। ओके उसके बाद आपका आता है ASF, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, मतलब कि वो फंड जिसको अप्रूव किया हुआ है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जिसमें बोथ एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करेंगे एवरी मंथ। और एम्प्लॉय को जो है सपोज किया जाएगा कि वो विड्रॉ करेगा इस अमाउंट को कब, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट या फिर लिविंग जॉब, या फिर वो क्या करेगा इवन ड्यूरिंग द सर्विस टेन्योर। अगर उसको जैसे सर्विस दे रहा है वो अभी भी और वो चाहता है कि मेरे को करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, अब टैक्स ट्रीटमेंट जो है बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, वो कैसे होगी। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब अंडर सेक्शन 80C के अंडर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगा डिडक्शन के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक केस याद रखना कि ये डिडक्शन जो है ना आपकी वो 7,50,000 तक अगर हुई, ओके, तो आपका क्या है इतना अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर इससे एक्सेस हो गया कंट्रीब्यूशन तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट होगा कोई PF पे वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लमसम अमाउंट कोई रिसीव हुआ होगा दैट इज़ रिफंड, या फिर देखो आपको जो भी लमसम अमाउंट रिसीव हुआ है या फिर रिफंड टेक ओवर कर लिया गया है फ्रॉम एक्यूमुलेटेड क्रेडिट बैलेंस ऑफ RPF, तो वो हमारा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब ये ऐसा कहाँ दिया गया हुआ है, मेंशन किया गया हुआ है रूल 8 ऑफ पार्ट A ऑफ द 4th शेड्यूल। अब इतना तो आपको याद रखना नहीं है, आपको क्या याद रखना है, जितना BCom में आना है उतना याद रखो, दैट्स इट। इतना कुछ पूछेंगे भी नहीं आपसे अभी। ओके, ये इतना सब आता है CA इंटर में। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो हमारे जितने भी फंड्स हैं ना ये सारे सैलरीड पीपल्स के लिए हैं। ठीक है, तो जुलाई 1, 1968 को एक न्यू फंड जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसको स्टार्ट किया गया ताकि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो हैं वो भी तो एंजॉय करें बेनिफिट। हम क्यों भाई ऐसे मरे हैं, तुम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो तुम्हें बड़े फंड चाहिए है ना कि हमारे को, और हम कुछ ना लें सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो उनके लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, एक फ़ंड स्टार्ट कर दिया जुलाई 1, 1968 को। डेट याद रही तो रख लो, नहीं रहे तो छोड़ दो। तो हमारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब समझ रहे हो ना, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, एक्टर्स, ट्रेडर्स, पेंशनर्स, है ना, तो ये सारे हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं। तो अब देखो, अब ये हमारा जो फंड है ना वो सारी की सारी जितनी हमारी जेबें उन पर सूट करता है भाई, कि सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टेड पीपल जो थे वो अपना अकाउंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर उसकी कोई भी सब्सिडरी, ठीक है, उसमें ओपन कर सकते थे। तो सब्सक्रिप्शन जो थी हमारी वो ₹500 एंड के 20 से ₹500 से लेके ₹1,50,000 इन 1 ईयर होनी चाहिए थी। ओके, हाँ 1,50,000। तो वन टाइम डिपॉजिट जो था, ठीक है, एक टाइम पर एक कितना डिपॉजिट कर सकता था, मल्टीपल ऑफ 50, एंड इन 1 मंथ ओनली 1 डिपॉजिट इज़ पॉसिबल, एंड इन द ईयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारी कितनी होनी चाहिए थी 500 और मैक्सिमम वुड बी 1,50,000। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा एम्प्लॉयर था वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसके लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स के लिए। तो इस एम्प्लॉयर तो आया ही नहीं ना, हम तो खुद काम कर रहे हैं। डॉक्टर, लॉयर्स किसी के अंदर क्यों काम करेंगे, ओके, वो तो खुद काम कर रहे हैं, वो किसी के एम्प्लॉयर के अंदर नहीं काम कर रहे, वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लमसम अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हमारी होगी ही नहीं। ओके, तो ये थे हमारे 5 प्रोविडेंट फंड और उनका ट्रीटमेंट। SPF, RPF, देखो SPF आपका क्या था कि ये किस लिए था, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। RPF जिसको रिकॉग्नाइज करा हुआ है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, अनरिकॉग्नाइज जिसको नहीं करा हुआ है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज। उसके बाद हमारा आया था अप्रूव्ड सुपरएनुएशन। तो ये भी क्या है, हमारा अप्रूव किया गया है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या है, रिटायरमेंट, जैसे इट इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट इन विच क्या कर सकते हैं हमारे बोथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो थे कंट्रीब्यूट करेंगे एवरी मंथ, एंड द एम्प्लॉय इज सपोज टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम दिस फंड एट द टाइम ऑफ व्हाट, हिज रिटायरमेंट या फिर सर्विस टेन्योर या फिर लीविंग जॉब। ओके, तो इसका भी मैंने बता दिया। उसके बाद आपका आया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सभी के लिए था, तो हमने सोचा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसलिए 1 जुलाई 1968 को
एक हमारा नया फंड निकला जिसको हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड नाम दे दिया, और वो स्टार्ट हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए। और उसमें याद रखना एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप समझ रहे हो, उसमें एम्प्लॉयर होगा ही नहीं, इसलिए एम्प्लॉयर की नो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये देखो, इसके बाद प्रोविडेंट फंड भी आपका हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड भी हो गया। अब मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस आपका क्या हो जाएगा, एचआरए, और अगर एचआरए समझ लो हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट हुए, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं दोनों, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें हुई ना तो हमारा क्या होगा, सैलरी, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, इसमें एंटर लिखा रहेगा, ठीक है, और प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर जो कि अचीव की होगी बाय हिम, ओके। स्पेशल केसेस के केसेस में क्या होगा, जो भी उसको मिलेगा इन कैश लेस एग्जेम्पशंस इफ एनी, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 60 मस्ट बी मोर देन 50,000, ओके। थर्ड केस आपके पास आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो वहाँ पे सिर्फ ओनली बेसिक सैलरी। फॉर ग्रेचुटी अंडर POGA एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, वहाँ पे पे बेसिक पे प्लस फुल डियरनेस अलाउंस। फॉर रेंट फ्री हाउस वहाँ पे क्या आएगा, पे प्लस डियरनेस अलाउंस, जहाँ एंटर लिखा रहेगा, एनी फीस, कमीशन, बोनस एक्सेप्ट ग्रेटिशियस बोनस, ठीक है जी। उसके बाद ऑल फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन जो होगा हमारा अदर अलाउंसेस का वो, साथ में टैक्सेबल EA प्लस लीव इनकैशमेंट पर्टेनिंग टू करंट ईयर, ठीक है। ये सारी की सारी 5 चीज़ें आपकी किस में आएंगी, जब रेंट फ्री हाउस की बात होगी, ठीक है। जब डिडक्शन की बात होगी तो बेसिक सैलरी, जब ग्रेचुटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ये अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्रेचुटी और पेंशन, लीव इनकैशमेंट ये रह गया है आपका, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कि कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो इसी चैनल पे पूछ लेना मुझसे, ओके। कमेंट्स में पूछ लेना, जो टेलीग्राम पे बोर्ड दिया उस पर पूछ लेना। आज पॉसिबल मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम करने वाले हैं प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। तो टेक केयर, बाय बाय।